हमारी क्लास रहेगी, इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जो आपका रहेगा देखिएगा, चैप्टर नंबर 2 रहेगा राजनीतिक सिद्धांत क्या है? तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा बन सकता है राजनीतिक सिद्धांत और अन्य पारस्परिक संबंध। खास तौर से जैसे कई बार एग्जाम में पूछेगा भैया राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक चिंतन के बीच में अंतर कीजिए, ठीक है? यानी इनमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? आप 3 टर्म है ना, 3 शब्द है, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये 3 शब्द हैं, 3 टर्म हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? अंतर क्या है? देखो, राजनीतिक सिद्धांत जैसे अगर हम बात करें, ध्यान सुनना, राजनीतिक सिद्धांत केवल मात्र राजनीतिक सिद्धांत ही नहीं, यह राजनीतिक विज्ञान और उसका दर्शन भी है। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल जो थ्योरी है, ओनली थ्योरी नहीं है। ध्यान रखना, बोल क्या बोला कि भाई जो राजनीतिक सिद्धांत है यानी जो पॉलिटिकल थ्योरी है, वह सिर्फ पॉलिटिकल थ्योरी नहीं बल्कि वह पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलोसफी भी है, ठीक है? दर्शन की बात करता है, ठीक है? सिद्धांत के रूप में बरहम बताते हैं, बरहम एक थिंकर बताता है कि राजनीतिक सिद्धांत व्यवस्था का एक अमूर्त प्रतिमान है। यानी राजनीतिक जो सिद्धांत है वो अमूर्त है, ठीक है? अमूर्त है। अगर राजनीतिक सिद्धांत की बात करता, राजनीतिक सामग्री के आकलन विश्लेषण हेतु क्रमबद्ध नहीं, राजनीतिक जो सिद्धांत होता है वह राजनीति जो होती है उसका क्या करता है, विश्लेषण करता है। विश्लेषण का मतलब समझते हो, वो एनालिसिस करता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, राजनीति का विश्लेषण करता है, ठीक है? एंड्रू हैकर का मत है कि सिद्धांत के कहता कि सिद्धांत के रूप में राजनीतिक सिद्धांत आदर्श रूप में निष्पक्ष व तटस्थ है। देखो, अगर बात करोगे, एक थिंकर कहता कि जो राजनीतिक सिद्धांत है यह बिल्कुल आदर्श रूप है। दूसरा क्या है, यह निष्पक्ष है। क्या है भाई, किसी का पक्ष नहीं लेता राजनीतिक सिद्धांत। अगर आप देखें पॉलिटिकल जो हमारी थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी निष्पक्ष है। ये नहीं भाई किसी सत्ता के सपोर्ट में, किसी सत्ता के साथ में या किसी आइडियोलॉजी के साथ में उसका कोई नहीं है। राजनीतिक जो सिद्धांत होता है कोई आइडियोलॉजिकल वार नहीं है, ये आइडियोलॉजी पर नहीं चलता, बल्कि क्या है, निष्पक्ष है और तटस्थ है, ठीक है? एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत वास्तविक को बिना किसी लाग लपेट के बताता है। अगर हम राजनीतिक देखो, राजनीतिक सिद्धांत क्या भैया बिल्कुल तटस्थ है, पहली बात अगर सुनोगे। दूसरा, निष्पक्ष है और आदर्श रूप में है। और यही जब राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के रूप में आता है, तो जो राजनीतिक विज्ञान होता है, देखो, राजनीतिक विज्ञान की जब बात करता है, राजनीतिक सिद्धांत की जब बात करता है, तो राजनीतिक, अगर आप देखोगे, इसमें बिना लाग लपेट के वास्तविकता है। अगर आप बात करो जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें वास्तविकता सच्चाई है और बिना लाग लपेट के, यानी बिना कोई ऐसी वैसी बात के है। दर्शन के रूप में राजनीतिक सिद्धांत का आचरण उन नियमों की व्याख्या करता है जो समाज के सभी वर्गों के लिए उत्तम जीवन की कामना करते हैं। देखो, राजनीतिक दर्शन क्या है, राजनीतिक दर्शन ये बताता कि जो राजनीति है वह सभी के, यानी समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके उत्तम जीवन की कल्पना करता है। देखो, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, निष्पक्ष है। पहली बात अगर आप देखेंगे क्या है, जो राजनीतिक सिद्धांत है निष्पक्ष है, तटस्थ है और आदर्श रूप में है। ये रही बात सिंगल। दूसरा कहता कि अगर आप देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत, अगर आप देखोगे, वास्तविक जीवन के बिना लाग लपेट के बताता है। दर्शन के रूप में जो राजनीतिक सिद्धांत है वह उन नियमों को बताता है जो समाज के लिए, जीवन के लिए उत्तम की कामना करते हैं। यानी समाज में रहने वाले सभी लोगों का जीवन बेहतर हो, जीवन अच्छा हो, यह राजनीतिक सिद्धांत अगर आप देखेंगे एक प्रकार से, अगर आप दर्शन के रूप में बताता है। राजनीतिक सिद्धांत ये बता रहा है कि लोगों का जीवन कैसे बेहतर किया जा सकता है। अरे भाई सिंपल सी बात करो ना, अरस्तु क्या कह रहे हैं, प्लेटो क्या कह रहे हैं, सुकरात क्या कह रहे हैं, ठीक है? या हम बात रहे मैक्स मैक्स वेबर क्या कह रहे हैं, जितने भी पॉलिटिकल साइंस में जितने भी थिंकर हैं वो क्या यही तो बता रहे हैं भाई कि समाज को हम कहते कैसे बेहतर कर सकते हैं। यानी समाज में सभी के लिए उत्तम जीवन की कल्पना करता है। राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन के रूप में जब आता है, यानी एक फिलोसफी के रूप में जब आता है, तो यह क्या कहता है, लोगों के उत्तम जीवन की कल्पना करता है। समाज में जो व्यक्ति रहते हैं उनका जो लाइफ स्टाइल हो, उनका जो जीवन हो क्या बेहतर हो, ठीक है? डेविड के अनुसार, डेविड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान विषयक अवधारणा और सामान्य सिद्धांत का बना हुआ एक जाल है। डेविड एक थिंकर, वो क्या कहता है, डेविड कहता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वह राजनीतिक जीवन के एक विषय की अवधारणा और सामान्य सिद्धांत से बना हुआ एक जाल है, जिसमें हम सरकार, राज्य और समाज और मुख्य विशेषता, उनकी प्रकृति और उद्देश्यों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। डेविड डेविड एक थिंकर है, इसका बड़ी नॉर्मल
फिलोसफी है, क्या कहता है डेविड राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहता है, डेविड कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत वह होता है जिसमें भैया हम सरकार के बारे में, हम लोग राज्य के बारे में, हम लोग समाज के बारे में, हम लोग इनकी प्रकृति कैसे होना चाहिए, राज्य सरकार और समाज का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम इन चीजों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इनकी मान्यताओं की बात करते हैं, इनके विचारों की बात करते हैं, यही राजनीतिक सिद्धांत है। ये कौन कहता है, इनका नाम है डेविड। डेविड कहता है, डेविड एक थिंकर है, वो राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहता है, वो कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, एक सिद्धांतों का जाल है। क्या भैया, मकड़ जाल, जैसे मकड़ी जाला नहीं बना लेती, ये कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है एक प्रकार का क्या है, जाल है। ठीक है, किस प्रकार का जाल बताता है कि राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसी चीज है जिसमें हम सरकार के बारे में, ठीक है, हम राज्य के बारे में, हम समाज के बारे में, हम उनकी जो विशेषताएं हैं या हम उनके जो उद्देश्य हैं, वो या कह सकते हैं उनके जो विचार हैं, उनका उनका राजनीतिक सामर्थ्य का अध्ययन करते हैं। यही राजनीतिक सिद्धांत है। कौन कहता है, ये अगर आप देखेंगे तो डेविड कहता है। देखो, राजनीतिक विज्ञान कोश के अनुसार, कोश मतलब समझ डिक्शनरी, भैया राजनीतिक सिद्धांत को जो होता नहीं, जो हम हमारी जो डिक्शनरी होती है उसमें क्या कहते हैं, ध्यान सुना, राजनीतिक सिद्धांत डिक्शनरी के अनुसार क्या बताता है, यानी कोश के अनुसार देखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटना चक्र का मूल्यांकन करता है। राजनीतिक सिद्धांत यानी राजनीतिक में जो घटनाएं होती है, जैसे मान लो दिल्ली भैया घटना घट रही है, तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं उनका मूल्यांकन करता है, उनको इवेल्युएशन करता है, भैया कितना सही कितना गलत है, या उनकी व्याख्या करता है, और भविष्यवाणी करने वाला चिंतन का समूह है। ये क्या कहता है, अगर आप कोई डिक्शनरी उठाओगे और उसमें देखोगे कि भैया राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, या अगर आप देखो पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, तो बताएगा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, जो राजनीतिक घटनाएं होती, क्या बोल रहा हूं, जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का क्या करता है, उनका मूल्यांकन करता है, इवेल्युएशन करना, इवेल्युएट करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेल्युएट करना। यानी पॉलिटिकल जो राजनीति में जो घटनाएं होती, जो भी चीजें हो रही उठा पटक जो है, उसका मूल्यांकन करता है, उनकी व्याख्या करता है, और उनकी भविष्यवाणी करने वाला एक ग्रुप है, समूह है, जो लोग करते हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं, राजनीतिक सिद्धांत बोलते हैं। राजनीति शास्त्र के उप क्षेत्र के रूप में इसका संबंध राजनीतिक विचारों, मूल्यों और संकल्पनाओं और राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या तथा भविष्यवाणी से है। यानी राजनीतिक सिद्धांत के रूप में अगर आप देखोगे, तो ये लोग कह रहे हैं कि भैया राजनीतिक सिद्धांत तो है जो राजनीति में जो घटनाएं घटती हैं उनका मूल्यांकन करता है, उनकी व्याख्या करता है, और भविष्य करने वाले जो जो करने वाले लोग हैं, जो चिंतन करते हैं इन चीजों को लेकर के, उनका एक समूह है, वही राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान ने राजनीति और राजनीति व्यवहार के विषय को सत्यभाषी निष्कर्ष और नियम देने का प्रयास किया। जो राजनीतिक विज्ञान है ना, वह राजनीतिक सिद्धांत को एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो व्यवहार के रूप में लाता है। विज्ञान हमेशा भैया व्यवहारिक होता है ना, रियलिटी में क्या, सच्चाई में क्या, व्यवहारिक क्या है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान जो है वह राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहारिक में लाता है, व्यवहारिक रूप लाता है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक जो दृश्य घटना है, प्रक्रिया है, जो हमारी संस्थाएं हैं, या जो राजनीतिक व्यवहार है, उससे दर्शन शास्त्रीय अथवा नीति शास्त्रीय निष्कर्ष के अधीन प्रकाश डालता है। राजनीतिक विज्ञान क्या करता है, राजनीतिक विज्ञान राजनीति में भैया जो घटनाएं घटती हैं उनको व्यवहारिक रूप में हमारे सामने लाने का प्रयास करता है, उसको हम बोलते हैं राजनीतिक विज्ञान। यानी राजनीति में जो घटनाएं घटती हैं, या राजनीति में जो भी राजनीतिक व्यवहार है, जो वास्तविकता है, या जो हमारी संस्थाएं हैं, या जो राजनीतिक दृश्य घटनाएं हैं, उनको हमारे सामने लाने का या निष्कर्ष के अधीन हमको लेकर के जाता है, वही राजनीतिक विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान एक प्रकार से बोलोगे कि राजनीतिक सिद्धांत के जो दार्शनिक रूप है या व्यवहारिक रूप में बात करता है। राजनीतिक सिद्धांत यानी भाई देखो, राजनीतिक पॉलिटिकल साइंस की अगर बात करोगे तो पॉलिटिकल साइंस क्या है, राजनीति को व्यवहारिक रूप में बात है। अरे सिंपल सी बात करो, व्यवहारिक रूप में क्या, प्रेजेंट टाइम में हमको राजनीति कैसे दिखाई देती है, भैया अरस्तु ने, प्लूटो ने किताब में पता नहीं क्या क्या लिख रखा है, और ऐसी ऐसी थोड़ी दे रखी है, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, दुनिया भर के उन लोगों ने सिद्धांत दे रखे हैं। तो जो राजनीतिक विज्ञान है वह पॉलिटिकल साइंस को क्या करता है, एक प्रकार से अगर आप देखोगे यह बताता है, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूं, तीनों टर्म की हम लोगों ने बात की ना, पॉलिटिकल साइंस क्या करता है कि राजनीति को एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो क्या करता है, व्यवहारिक रूप में लाने का प्रयास करता है, या उसके नीति शास्त्र या दर्शन शास्त्रीय निष्कर्ष पर प्रकाश डालता है। यह सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था संबंधी प्रश्नों को संज्ञान लेता है। राजनीतिक विज्ञान में ही
इस बात को सबसे ज़्यादा निष्कर्ष निकाला गया कि एक उत्तम व्यवस्था, एक बेहतर व्यवस्था, एक अच्छी व्यवस्था किस प्रकार से हो सकती है। एक उत्तम राजनीतिक व्यवस्था का संज्ञान लेता है। यानी राजनीतिक विज्ञान ये करता भैया एक अच्छी सरकार कैसी होगी, एक अच्छा राज्य कैसे होगा, एक अच्छा नागरिक कैसे हो सकता है, इस पर ये इन चीज़ों को लेकर के कौन बात करता है? राजनीतिक विज्ञान करता है, यानी पॉलिटिकल साइंस करती है। ठीक है? और अगर हम ये ठीक है, अगला एक देखिए कि लोग क्या बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान को किसी भी चित सम्मत उत्कृष्ट साहित्य में महान साहित्य कृतियों के अनिवार्य तत्व होते हैं। देखो, इसमें अगर देखोगे राजनीतिक जो विज्ञान है, शाश्वत ज्ञान का सार तत्व होता है। वह किसी संस्कृति, स्थान, जनसमाज अ, अथवा समय नहीं बल्कि समग्र मानव जाति की धरोहर होती है। तो ये राजनीतिक विज्ञान जो होता है, वह पॉलिटिकल साइंस में अगर यानी जो पॉलिटिकल साइंस होती है, वह भई अच्छा राज्य कैसे होगा, अच्छा नागरिक कैसे होगा, अच्छी सरकार कैसे हो सकती है, अच्छा संविधान कैसे हो सकता है, यानी उत्तम क्या हो सकता है या आदर्श रूप में क्या हो सकता है, लोगों के लिए बेहतर क्या हो सकता है, यानी व्यावहारिक रूप में क्या राजनीति हो सकती है, इस पर जो प्रकाश डालता है, वही राजनीतिक विज्ञान है। क्या है? उसको हम राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान के बीच कोई तनाव नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान के बीच में कोई तनाव नहीं है, क्योंकि वह अपनी सीमा और क्षेत्राधिकारों के लिहाज से भी भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, अपने उद्देश्य में नहीं। राजनीतिक सिद्धांत क्या? राजनीति का विश्लेषण करना। हमने बात किया था, राजनीतिक सिद्धांत विश्लेषण, वर्णन और स्पष्टीकरण और समालोचना उद्देश्यों के विचार, धारणाएँ और सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, जो कि बदले में राजनीतिक विज्ञान में शामिल कर लिए जाते हैं। क्या? राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है? अगर आप देखोगे, राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है? भाई राजनीति का विश्लेषण करता है, उसको वर्णन करता है या उसका स्पष्टीकरण करता है। राजनीतिक सिद्धांत में ही राजनीति की आलोचना की गई है। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति की आलोचना की जाती है, उसके उद्देश्य विचारों पर बात की जाती है। ठीक है? अगर देखोगे गए माइन और सेबी इन लिखते हैं कि राजनीतिक चिंतन राजनीतिक सिद्धांत का एक प्रतिवाद है, क्योंकि चिंतन हाल की उपज है। कहते हैं कि राजनीतिक जो चिंतन है, वो हाल की राजनीतिक जो घटनाक्रम है, उस पर एक प्रकार से चिंतन करना, विचार-विमर्श करना, वही राजनीतिक चिंतन है। और राजनीतिक चिंतन ये बताता भैया कि हर आदमी के लिए बेहतर क्या हो सकता है। हमने बात किया था ना, डिस्कस किया था ना कि जब मैंने बोला था कि राजनीतिक चिंतन क्या है, तो मैंने बताया था आपको ना, राजनीतिक चिंतन क्या होता है? राजनीतिक चिंतन उन चीज़ों की व्याख्या करता है, राजनीति की उन चीज़ों की व्याख्या करता है, जो समाज के सभी के लिए उत्तम जीवन की कल्पना करती है, यही राजनीतिक चिंतन है। चिंतन क्या है? भई इंसान के लिए बेहतर हो सकता है, या हर सब लोगों के लिए क्या अच्छा हो सकता है, इसका ही राजनीतिक चिंतन किया जाता है। ठीक है? आगे देखिएगा। गाइमन राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की दोहरी भूमिका है, वैज्ञानिक और दार्शनिक। राजनीतिक जो खास तौर से जो राजनीतिक सिद्धांत है, उसकी डबल भूमिका, 2 भूमिकाएँ। एक तो वैज्ञानिक भूमिका निभाता है, दूसरा दार्शनिक। दार्शनिक मतलब समझते हो, दार्शनिक उनको बोलते हैं भाई जो कहीं पर गए नहीं, बैठे-बैठे सिद्धांत दे दिया। एक एक बात बताऊँ, इस किताब में ऐसे आदमी भरे पड़े हैं, क्या बोलोगे? इस किताब में ऐसे लोग भरे पड़े हैं, जो कहीं पर गए नहीं, कोई रिसर्च नहीं की, कोई शोध नहीं किया है, बल्कि बैठे-बैठे उन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया। ठीक है? ऐसा नहीं कोई किसी लेबोरेटरी में गए थे, कोई फील्ड में गए थे, कहीं कुछ काम किया था। यानी लोग बैठे-बैठे अपना जो दर्शन दे देते हैं, अपनी बातें बता देते हैं। भई एक अच्छी सरकार कैसे हो सकती है, एक अच्छा शासक कैसे हो सकता है, एक अच्छी जनता कैसे हो सकती है, एक अच्छा राज्य कैसे हो सकता है। ये जो खास हो जाए, अगर प्लेटो की बात करोगे, अरस्तू की बात करो, इन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में जो भी चीज़ें बताई हैं, वो सिर्फ़ एक प्रकार से दर्शन है वो। अगर आप देखोगे, क्या है? वो सारे दार्शनिक हैं। वो कहीं पर गए नहीं हैं, यही तो बात की जाती है। वो कहीं पर गए नहीं, लेन यानी उस समय समाज में जो समस्याएँ थी, उन समस्याओं को उन्होंने समाधान किया है। या वो कोई रिसर्च पेपर नहीं था, बल्कि वो सामान्यतः ऐसे ही बता देते थे, ठीक है? देखो वही ये बात कर रहा। देखो सिद्धांत और दर्शन से अलग राजनीतिक चिंतन समग्र समुदाय का चिंतन करता है। देखो, जो राजनीतिक चिंतन होता है, वह अगर आप देखोगे पूरे समुदाय की चिंता करता है। क्या करता है? पूरे समुदाय की चिंता करता है, जिसमें किसी सुस्पष्ट भाग और पेशेवर राजनीतिज्ञ और राजनीतिक टीकाकारों, समाज सुधारकों व
किसी समुदाय के साधारण व्यक्तियों का लेख और भाषण होते हैं। यानी जो राजनीतिक चिंतन होता है, राजनीतिक जो घटनाएं घटेंगी उस पर लोगों का क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज में वो अच्छा होगा बुरा होगा, यानी सभी व्यक्ति के लिए चिंता करता है। यानी सभी के अच्छे जीवन की या उत्तम जीवन की कल्पना कौन करता है, राजनीतिक चिंतन करता है। यानी पॉलिटिकल फिलोसफी सभी के लिए अच्छी, ठीक है। देखिएगा संक्षेप में अगर मैं शॉर्ट में कहूं, ध्यान रखना, जैसे निष्कर्ष लिखते हैं, राजनीतिक चिंतन में वह सिद्धांत शामिल होते हैं जो राजनीतिक व्यवहार और उनके मूल्यांकन हेतु मूल्य और नियंत्रण हेतु तरीकों से स्पष्ट होते हैं। इस प्रकार अगर मैं बोलूं, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक चिंतन से बिल्कुल भिन्न है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा निराधार कल्पना की ओर संकेत करता है, जो प्राय व्याख्या और के आदर्शों के रूप में संधियों में सुस्पष्ट हैं। इन संस्थाओं के सिद्धांत आते हैं, वह राज्य के कानून के प्रतिनिधियों और चुनाव के सिद्धांत शामिल हैं। तो खास तौर से जो अगर आप देखो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, भैया राजनीतिक सिद्धांत अगर आप देखोगे वो सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि वह विज्ञान और दर्शन भी है। और खास तौर से राजनीतिक जो सिद्धांत है वह आदर्श, यानी हर चीज का आदर्श रूप क्या होगा, यानी बेहतर क्या हो सकता है, अच्छा क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे अब तुम लोग मार्केट में जाते हो ना, कपड़ा खरीदने जाते हो ना, तो उसमें भैया अच्छा कौन सा, जैसे मान लो तुम ड्रेस लेने गए, ठीक है, तो जो दुकानदार है उसने तुम्हारे सामने 10 कपड़े दिखा दिए, 10 सेट खोल दिए, तो 10 में से भैया अच्छा कौन होगा। तो राजनीतिक सिद्धांत यही है, आदर्श रूप क्या होगा, बेहतर क्या हो सकता है, आदर्श आदर्श राजा क्या है, आदर्श नागरिक क्या है। ये राजनीतिक सिद्धांत वही जो आदर्श की बात करता है, बेहतर क्या हो सकता है, बेस्ट क्या है। तो राजनीतिक सिद्धांत यही बेस्ट बताता है, भैया बेस्ट क्या होगा, बेहतर क्या होगा। और राजनीतिक सिद्धांत दूसरा क्या, निष्पक्ष होता है। लिख लो, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि इनको निकालना बड़ा मुश्किल। निष्पक्षता की बात करता है, यानी ये किसी का पक्षपात नहीं लेता है, निष्पक्ष होकर के बात करता है। ना तो शासन की सपोर्ट में बोलेगा, ना तो जनता के सपोर्ट में, निष्पक्ष होकर के बात करता है। जितने भी अगर आप देखो पॉलिटिकल थ्योरियां हैं, ठीक है। और तटस्थ है, तटस्थ का मतलब समझते हो, किसी बिना का पक्षपात किए लिए हुए अपने सिद्धांत को देता है, ठीक है। और यह विज्ञान यानी एक विज्ञान के रूप में अगर आप देखोगे तो बिना किसी लाभ लपेट के चीजों को बताता है, बिल्कुल क्लियर बताता है, ठीक है। ये और दूसरा, इसमें डेविड जो है वो राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहता है, डेविड कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत वह होता है जिसमें हम लोग सरकार, राज्य और समाज, उनकी विशेषताएं या उनकी प्रकृति, उनके उद्देश्य, इन चीजों से जो चीजों में हम उनकी अध्ययन करते हैं उसको बताता है। और राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि राजनीतिक विज्ञान क्या है, कि एक प्रकार से यानी राजनीतिक व्यवहार की बात करता है, व्यवहारिक रूप में क्या बेहतर होगा, अच्छी सरकार कैसे हो सकती है, अच्छा राज्य कैसे हो सकता है, यानी वो व्यवहारिकता की बात करता, कौन करता, राजनीतिक विज्ञान करता। और राजनीतिक चिंतन क्या करता है, राजनीतिक चिंतन ये करता भैया समाज के लिए बेहतर क्या हो सकता है, या समाज में सभी लोगों के उत्तम जीवन की कल्पना, यानी कोई भी राजनीतिक खबर हो, कोई भी राजनीतिक घटना हो, वह समाज के लिए, लोगों के लिए अच्छी हो, बेहतर हो, इसका चिंतन करता है, चिंता करता है, ठीक है। यही बोलते हैं राजनीतिक चिंतन, ठीक है। ये 3 टर्म है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं है मुझे जरूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसमें जो नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट है, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था कि राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक चिंतन क्या होता है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके बाद जो अगला हमारा नेक्स्ट रहने वाला 2.3 में देखिए क्या है, राजनीतिक सिद्धांत का विकास। काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत होता है उसका विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत क्या करें, राजनीतिक सिद्धांत में विकास, जो विकास है हमेशा समाज में होने वाले परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करता है। कहने का मतलब भैया कि जिस प्रकार से समाज में परिवर्तन होता है उसी प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत में भी परिवर्तन होता रहता है या बदलाव होता रहता है। जैसे जैसे हमारे समाज में चेंजेज आते हैं वैसे वैसे राजनीतिक सिद्धांत भी बदलता रहता है। भाई समाज में हर समय अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं की जैसी समस्या रहती है वैसे वैसे राजनीतिक सिद्धांत आते। कहने का मतलब कि राजनीतिक सिद्धांत हमेशा परिवर्तित होता रहता है और समाज के जो परिवर्तन है वह राजनीतिक सिद्धांतों में हमें दिखाई देते हैं। विभिन्न समय में उभरती चुनौतियों के जवाब में राजनीतिक सिद्धांत तैयार किए जाते हैं। कहने का मतलब है हर समय जो जिस प्रकार की चुनौतियां रहती हैं,
जिस समय जिस प्रकार की चुनौती रहती है, उसी प्रकार से वहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत आता है। भाई समाज में जैसी चुनौती रहेगी, उन चुनौतियों के जो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो भी समाधान होगा, उसी प्रकार का राजनीतिक सिद्धांत बनेगा। राजनीतिक सिद्धांत के हेगल का प्रतीकात्मक लक्षण इस संदर्भ में मुनरवा का उल्लू तब उड़ान भर लेता है जब अंधेरे की परछाई बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं भैया कि उल्लू तब उड़ान भर लेता है जब अंधेरे की परछाई बढ़ जाती है। यानी राजनीतिक सिद्धांत तभी आता है जब हमारे समाज में कोई समस्या हो और उस समस्या का समाधान के रूप में क्या होता है, राजनीतिक सिद्धांत आते हैं। ठीक है। हालांकि हमें यह याद रखना होगा कि देखो क्या करें, हालांकि हमें याद रखना होगा कि राजनीतिक चिंतन जो कि सामाजिक चुनौतियों के कारण उभरता है, जो समाज में जो चुनौतियां होती है, उनसे क्या उभर के आता है, कोई ना कोई राजनीतिक चिंतन आता है। समय के साथ वो समय के साथ साथ स्थान से भी बंधा हुआ है और इसलिए सिद्धांत से अलग है। अगर आप देखो जो राजनीतिक चिंतन है, वह जिस जैसे सामाजिक चुनौतियां जैसे रहेंगी, उसी प्रकार से राजनीतिक चिंतन आते हैं। और जो राजनीतिक सिद्धांत है और जो राजनीतिक चिंतन है, ये दोनों अलग अलग हैं। जो ऐसी बाधाओं को तोड़ता है और साबित करता है कि राजनीति की अद्भुत घटनाओं को अलग अलग प्रकृति और उत्पत्ति के संदर्भ में अच्छे से समझा जा सकता है। देखो राजनीतिक जो सिद्धांत होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो भाई राजनीतिक सिद्धांत हर समय की जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाएं होती हैं, जैसे आती हैं, उनके अच्छे तरीके से समाधान किया जा सकता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या भाई, कि समाज में जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा जाए या उन समस्याओं को अच्छे तरीके से उनका समाधान किया जाए। ऐसा होता है क्योंकि विचारधाराओं, पूर्वाग्रहों से सिद्धांत को परिष्कृत और शुद्ध किया जाता है। खास तौर से जो राजनीतिक सिद्धांत होता है, वह विचारों के जरिए और पूर्वाग्रह के जरिए क्या होता है, उसको शुद्ध किया जाता है। उसमें कुछ नियम स्थापित होते हैं जो केवल कालातीत ही नहीं बल्कि उन्हें ज्ञान भी कहा जाता है। यानी राजनीतिक जो सिद्धांत होता है, वह जिस प्रकार से समाज में विचार हैं, जिस प्रकार से पूर्वाग्रह हैं, उनसे क्या था, उनमें कुछ नियमों को स्थापित किया जाता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत में कुछ नियम होते हैं जो समय के साथ आते रहते हैं। भाई समाज में जैसी समस्या होगी, वैसा ही तो सिद्धांत आएगा। हर समय समाज में अलग अलग प्रकार की समस्या रही, तो जैसी जैसी समस्या रही, उसी प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत आते। देखिए राजनीतिक सिद्धांतकार जब सिद्धांतीकरण में लिप्त होते हैं, यानी कहने का मतलब भैया, जब कोई राजनीतिक सिद्धांत देने वाला आदमी जब राजनीतिक सिद्धांत बनाता है, अपने रुझान कल्पनाओं की पूर्ति के लिए विचारों का पालन व उसका अनुकरण ही नहीं करते, बल्कि उन आदर्शों को भी खोजता है जिनके विचार उसके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। देखो कहने का मतलब है कि भैया भाई मेरे, जब कोई राजनीतिक चिंतन ना, जब कोई राजनीतिक चिंतन यानी पॉलिटिकल, जब कोई पॉलिटिकल थिंकर हो, जब वो अपना कोई राजनीतिक विचार देता है, सिर्फ वो अपने विचार ही नहीं देता, बल्कि वह आदर्शों की खोजता है। यानी ऐसे चीजों की खोज करता है जिससे जिससे उसके विचार को, जीवन को बेहतर बना सके। यानी हर जो राजनीतिक थिंकर होता है, जो भी पॉलिटिकल थिंकर होता है, वह उस प्रकार के, खास तौर से उसी प्रकार का सिद्धांत देता है जिससे लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। यानी हर राजनीतिक चिंतन क्या करता है कि भैया हमको ऐसा विचार देना है जिससे हम लोग जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और इस उद्यम में सिद्धांतवादी बड़े पैमाने पर ठोस राजनीतिक स्थिति को प्रेरित करते हैं। यानी कोई भी राजनीतिक जो सिद्धांत होता है, वह किसी भी समस्या का ठोस समाधान खोजने की क्या करता है, कोशिश करता है। देखो कोई भी राजनीतिक जो चिंतन होता है, जो खास तौर से कोई भी जो राजनीतिक सिद्धांत है, वह आदर्शों की खोज करता है और अपने विचार ऐसे बनाना है जिससे जीवन को बेहतर किया जा सके। भाई कोई भी पॉलिटिकल थिंकर होगा तो सोचता कि मुझे ऐसा सिद्धांत देना है जो लोगों के जीवन को बेहतर बना सके। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत होगा। राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास बताता, क्या कहें, राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास बताता है कि समाज को प्रभावित करने वाली बीमारियों और रोगों ने सिद्धांत के साधनों को कमजोर किया। यानी हमारे समाज में, यानी राजनीतिक सिद्धांतों का जो इतिहास रहा है, वो बताता कि हमारे समाज में जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, बीमारी क्या भाई, समाज में जो समस्याएं हैं, समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो समस्याएं हैं, जिसके जरिए क्या होता है, सिद्धांत बार बार क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ठीक है, जिनके माध्यम से क्या करें,
जिनके माध्यम से विभिन्न विभिन्न स्वीकृति सिद्धांतों और प्रथाओं उनके पीछे अवधारणाओं पर सवाल उठाए गए हैं और भविष्य के लिए खाका तैयार किया जाता है। खास तौर से अगर आप लोग देखोगे, कोई भी जो राजनीतिक सिद्धांत होता है, समाज में कोई समस्या हो, बीमारी क्या समस्या हो, समाज में कोई चीज अच्छी नहीं हो, तो उन जो सिद्धांत यही करता है कि भविष्य के लिए खाका तैयार करता है कि भाई ताकि समाज की जो समस्या हो उसका समाधान किया जा सके। ठीक है? हालाँकि यह सच है, क्या करें? हालाँकि यह सच है कि सिद्धांत के लिए प्रोत्साहन हमेशा किसी प्रकार की विफलता और संबंध दृढ़ विश्वास से आता है। देखो, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत होता है ना, उसका जो विचार है ना, यह रहता है कि भाई दृढ़ विश्वास से आपको विचार देना है। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत होगा ना, बहुत विश्वास के साथ आता है, ताकि उसको लगता है कि मैं समाज में जो समस्याएँ हैं, मैं इनका बेहतर तरीके से समाधान कर सकता हूँ। चीज़ों को बेहतर समझ समझ के साथ बेहतर किया जा सकता है, अतः हल किया जा सकता है। देखो, कोई भी राजनीतिक जो सिद्धांत होता है, वह यही कोशिश करता है कि समाज में जो समस्याएँ हैं, उनको हल किया जाए, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन सोशल प्रॉब्लम का क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, भई समाधान देते हैं। समाज में कोई समस्या हो या कोई भी चीज़ें हैं, उनका क्या करता है, राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, समाधान करता है। एक चीज़ मैं बताऊँ, आप सबको पता होगा कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, पॉलिटिकल साइंस कहाँ से है? भाई यूनान से, ग्रीक से शुरू हुई। खास तौर से आपको पता है, यूनान यूनान से राजनीति की शुरुआत हुई थी। तो यूनान में जो छोटे-छोटे नगर राज्य हुआ करते हैं, आप सबको मैंने पढ़ा रखा है कि यूनान में छोटे-छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, ठीक है? तो उन नगर राज्यों की जो समस्याएँ थी, उन समस्याओं का जो समाधान किया, किसने किया? प्लेटो ने किया, अरस्तू ने किया। तो वही तो आगे चल कर के राजनीतिक सिद्धांत बने। कहने का मतलब क्या है कि यूनान में यानी ग्रीक में जो छोटे-छोटे नगर राज्य होते थे, वो आपस में संघर्ष करते थे। क्या करते थे भाई मेरे? आपस में लड़ते थे। तो लोग आपस में ना लड़े, जो छोटे-छोटे नगर राज्य होते जिसको हम लोग पोलिस बोलते थे, तो पोलिस आपस में टसल ना हो, उनमें संघर्ष ना हो, उन्हीं संघर्षों का समाधान ही तो उनका तो एक सिद्धांत है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत हमेशा बेहतर करने की कोशिश करता है, समाज में जो समस्या हैं, उनके सॉल्यूशन को ला करके। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का कार्य एक बड़े प्रतिक्रिया प्रदान करने और समझौते से संतुष्टि तक को सीमित नहीं है, बल्कि देखो, राजनीतिक सिद्धांत यानी कि भाई समाज को संतुष्ट कर देना या समाज को सीमित नहीं, बल्कि इसे समस्या को जड़ तक पहुँचना है। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, समाज में जो समस्या, भैया उस समस्या के जड़ तक पहुंचना है। समाज में कोई समस्या क्यों है, उस समस्या के जड़ तक पहुंचना है, उसके सिद्धांतों के वैकल्पिक नियमों के निर्माण के रूप में उपाय खोजना है। भाई समाज में कोई समस्या है, तो राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, वो समस्या क्यों है, समस्या किस कारण से है, किस रीजन से है, उस समस्या के जड़ तक पहुंचना है, फिर उस समस्या के वैकल्पिक वैकल्पिक उपाय खोजना, उस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, उस समस्या का उपाय खोजा जाता है राजनीतिक सिद्धांत में ना। इसलिए सिद्धांत पर किसी भी परियोजना के लिए एक दृष्टि की आवश्यकता होती है। भाई समाज में जो जो सिद्धांत क्या था, भाई राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, समाज में जो जो परियोजना है, समाज में जो समस्या है, उसको एक नजर से देखता है और उस समस्या की समाधान तक पहुंचता है, जिसके माध्यम से एक सिद्धांतवादी ना केवल हाथों हाथों की समस्या के बारे में सोचता है, बल्कि उसे आगे भी किया जा सकता है। तो आगे भी किया जा सकता है कानून। यानी राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं, उसका कहें है भई कि समाज में जो समस्या है, उस समस्या के पहले जड़ तक पहुँचो, फिर उसका एक वैकल्पिक उपाय खोजना है। और कोई भी जो राजनीतिक सिद्धांत होता है, वह समाज में जो समस्या है, उसको एक दृष्टि से देखता है। एक दृष्टि से देखने की क्या हो सकता है, भाई समाज में जो समस्या हो, उस समस्या को पहले आपको देखना पड़ेगा, फिर उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, या उस समस्या का बेहतर उपाय क्या हो सकता है, और समस्या का समाधान इस प्रकार से करना है ताकि ज्यादातर ज्यादातर लोगों के लिए वो बेहतर हो सके। सिद्धांत तो यही है ना भाई, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। देखिए, बात यह बात यह है कि कला और काव्य से राजनीतिक सिद्धांत को अलग किया गया। भाई राजनीतिक सिद्धांत कोई कला नहीं है, कोई कविता नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, कविता जैसे प्रेमचंद की कहानियां हैं, भाई दुनिया भर की कविताएं। जो राजनीतिक सिद्धांत है, कोई कला नहीं है और कोई काव्य नहीं, कोई आर्ट नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत कोई आर्ट नहीं है, और ना ना तो राजनीतिक सिद्धांत कोई लिटरेचर है, ना तो कोई काव्य है।
ठीक है? ना तो कहानी है, ना तो कविता है और ना तो राजनीतिक सिद्धांत कोई आर्ट है। पहली बात, इससे अलग किया गया है। दृष्टि, प्रतिबिंब और अपोहाओं के संदर्भ में राजनीतिक सिद्धांत कला और काव्य जैसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के बीच में अंतर अंतर नहीं है। लेकिन जो बात एक राजनीतिक सिद्धांत से कवि को अलग करती या उसका आग्रह और खोज है। देखो, जो राजनीतिक सिद्धांत होता है, वह किसी समस्या का समाधान खोजता है और जो कविता कविता से बिल्कुल अलग है। कविता कहानियों से क्या है, ये बिल्कुल क्या होता है भैया, राजनीतिक सिद्धांत अलग होता है, निश्चित प्रकार का होता है। जबकि एक कवि अपना संसार होता है। देखो, जो कवि-ववि होते हैं ना, अपना एक संसार बना लेते हैं और कल्पनाओं में कविताएँ कहते हैं, ठीक है? और काव्य से सहज स्वच्छंद उसमें होती है। इसलिए रचनात्मक नहीं, बल्कि चेतन है, जो काव्य का सिद्धांत बनाने की स्थिति को नकारती है। राजनीतिक सिद्धांत कोई कविता नहीं है, कोई कहानी नहीं है और राजनीतिक सिद्धांत कोई कला और कोई आर्ट नहीं होता है। बल्कि राजनीतिक सिद्धांत क्या भैया, कि समाज में जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को बेहतर तरीके से आपको क्या करना है, समाधान करना है। उस समस्या के जड़ तक पहुँचना है, समाज में जो समस्या है और उस समस्या का क्या करना है, एक वैकल्पिक उपाय खोजने का क्या करता है, राजनीतिक सिद्धांत हमेशा प्रयास करता है। जैसे मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि आप सबने पढ़ा होगा कि जो पॉलिटिकल साइंस को, जैसे हम बात करते हैं राजनीति क्या होती है, मैंने आपको पढ़ा था। तो राजनीति में मैंने सबसे आपको बताया, जो राजनीति को बोला जाता है इंग्लिश में बोला था पॉलिटिकल, पॉलिटिकल बोला जाता है ना। और पॉलिटिकल जो है यूनान में, ग्रीक में क्या था, छोटे-छोटे नगर राज्य हुआ था जिनको बोला जाता था पोलिस, और पोलिस से बनी है पॉलिटिक्स। तो कहने का मतलब, तो ग्रीक यानी यूनान में जो छोटे-छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, वह आपस में लड़ते रहते थे। यानी उस समय के जो नगर राज्य होते थे, उन नगर राज्यों की समस्याएँ जो थी, उन समस्याओं का समाधान किसने किया? प्लेटो और अरस्तू ने किया। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस प्रकार से प्लेटो और अरस्तू ने उस समय की समस्याओं का समाधान किया, क्योंकि वहाँ के छोटे-छोटे नगर राज्य आपस में लड़ते रहते थे, वहीं से कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत हुई है। और कोई भी राजनीतिक सिद्धांत जो होता है, वह क्या करता है, समस्या का समाधान करता है। कोई भी समस्या का समाधान करता है। जैसे-जैसे चैप्टर बढ़ेगा, वैसे-वैसे हम लोग शायद आगे, जैसे-जैसे हम लोग आगे चलेंगे, वैसे-वैसे आप लोग राजनीतिक सिद्धांत को शायद बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि आखिर ये सिद्धांत आखिर है क्या। तो राजनीतिक सिद्धांत का विकास यही है कि राजनीतिक सिद्धांत समाज में जैसे बदलाव आते, जैसे चेंज आता है, कि भाई मेरे आज एक बात आओ, 18वीं सदी का समाज हो और आज चल रही 21वीं शताब्दी, तो हर समय जो समाज है बिल्कुल अलग है। तो जैसे-जैसे समाज में चेंजेज आते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, राजनीतिक जो सिद्धांत होता है, उसमें भी बदलाव आता रहता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत जो होता है, उसका विकास यानी डेवलपमेंट हमेशा होता रहता है। क्योंकि समाज में जिस जिस प्रकार से नई-नई समस्या आती, जिस प्रकार से नई-नई प्रॉब्लम आती हैं, उसी प्रकार से राजनीतिक सिद्धांत भी हमेशा आते रहते हैं और उन समस्याओं का क्या है, समाधान होता रहता है। तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, कि समस्या का समाधान तक लेने, यानी समाज में ये जो सोशल प्रॉब्लम्स है, उन सोशल प्रॉब्लम का क्या करता है, एक प्रकार से सॉल्यूशन है, राजनीतिक सिद्धांत है। ठीक है? और राजनीतिक जो भी सिद्धांत होता है, वह बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के उस समस्या के जड़ तक पहुंचता है, उसका चिंतन करता है और उस समस्या का एक वैकल्पिक उपाय खोजने की क्या करता है, प्रयास करता है। वही हमारा राजनीतिक सिद्धांत होता है और राजनीतिक सिद्धांत का विकास लगातार होता रहता है। ठीक है? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या रहेगा 2.4 में, देखिए क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की परिभाषा की ओर। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा राजनीतिक सिद्धांत को मैं थोड़ा सा आप सबके लिए डिस्कस कर देता हूं। देखो, राजनीतिक जो सिद्धांत होता है, वो एक प्रकार से आप सबको पता चलेगा कि भाई क्या करता है, सामाजिक जो समस्याएं होती हैं, समाज में जो प्रॉब्लम होती हैं, उनका समाधान करता है। तो राजनीतिक सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, तो कोई भी राजनीतिक सिद्धांत हो, या इसी बात का निष्कर्ष निकालता है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और राज्य को कोई कितनी शक्ति दी जाए। अगर मैं बात करूं, तो भाई जो व्यक्ति है, ध्यान रखना, व्यक्ति जो होता है, वह स्वतंत्रता का प्रतीक है। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। किसका? स्वतंत्रता। ठीक है? और जो राज्य है, राज्य क्या है? राज्य किसका प्रतीक है? राज्य शक्ति का प्रतीक है। ठीक है? और कोई भी राजनीतिक सिद्धांत हो, क्या बोला हूं? कोई भी राजनीतिक सिद्धांत हो, इसी समस्या का समाधान हर राजनीतिक सिद्धांत करता है कि हम व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दें और राज्य को कितनी शक्ति दें। आपने बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांत पढ़े होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे व्यक्तिवादी सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत है,
उपयोगितावादी सिद्धांत है। ये सारे सिद्धांत जो हैं व्यक्ति को बहुत ज्यादा स्वतंत्रता देने के पक्ष में हमको दिखाई देंगे। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, कई सारे ऐसे सिद्धांत हैं जैसे साम्यवादी सिद्धांत है, अधिनायकवादी सिद्धांत है, फांसीवादी सिद्धांत है, नाजीवादी सिद्धांत है, जो व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के पक्ष में कम है, बल्कि यह राज्य को अधिक शक्ति देने के पक्ष में है। तो आप लोग बोलोगे कि राजनीतिक सिद्धांत एक कहता है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिले और राज्य को कितनी शक्ति हम लोग प्रदान करें। अगर आप लोग देखोगे कि जब हम लोग संविधान की बात करते हैं, आप सबने पढ़ा होगा, हर देश में भाई संविधान है। हर देश के अगर संविधान को देखोगे, आप भारत के भी संविधान को अगर आप लोग देखोगे, तो उस संविधान में भी यही इसी चीज को हम लोग बैलेंसिंग बनाने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ी सी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम व्यक्तियों को कितनी स्वतंत्रता दें और राज्य को कितनी शक्ति दें। वही मैंने आपको बोला, कई सारे राजनीतिक सिद्धांत ऐसे हैं जो व्यक्ति को बहुत स्वतंत्रता देने के पक्ष में है और राज्य को बिल्कुल शक्ति ही नहीं देना चाहते हैं। और बल्कि अगर आप कुछ ऐसे राजनीतिक सिद्धांत है जैसे अजारकवादी सिद्धांत है या फांसीवादी है, नाजीवादी सिद्धांत है, जो राज्य को बहुत ज्यादा शक्ति देने के पक्ष की बात करते हैं और व्यक्ति राज्य को बहुत शक्ति देने की बात करते हैं और व्यक्ति को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं देना चाहते हैं। तो हर जो राजनीतिक सिद्धांत होता है इसी समस्या का समाधान कर रहा है कि भाई व्यक्ति को यानी नागरिक को कितनी स्वतंत्रता मिले और राज्य को कितनी शक्ति मिले। जैसे आप हमारे देश के संविधान में भी देखेंगे, तो हमारे देश के संविधान में व्यक्ति को भी अगर आप देखो बहुत प्रकार की स्वतंत्रता मिली, खास तौर से भारत में जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट हैं, उनमें व्यक्ति को कई सारे अधिकार मिले हैं। उसी प्रकार से और भी कई सारे फंडामेंटल राइट हैं, जिसमें राज्य को भी बहुत सारी शक्तियाँ मिली हैं। तो बेसिक जो राजनीतिक सिद्धांत होता है या इन्हीं समस्याओं या कह सकते हैं एक प्रकार से बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता कितनी रहे और राज्य को कितनी शक्ति दी जाए। कहीं ऐसा ना रहे हम लोग राज्य को शक्ति इतनी दे दें कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही खत्म हो जाए। और ये भी इसकी भी हम कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को भी इतनी हम स्वतंत्रता ना दे दें, इतनी आजादी ना दे दें कि राज्य की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाए, राज्य बिल्कुल पंगु बन जाए, पंगु यानी बहुत छोटा बन जाए, उसकी कोई वैल्यू ही ना रहे। तो इस इन्हीं चीजों को एक प्रकार से बैलेंस बनाने की कोशिश होती है। आप जितने भी राजनीतिक सिद्धांत देखते हैं, मैं क्या बोला हूँ, आप जितने भी राजनीतिक सिद्धांत देखते हैं, सभी राजनीतिक सिद्धांत अगर आप बेसिक तौर से देखेंगे, तो इन्हीं चीजों की हल समस्या का हल कर रहे हैं। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत है, बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांत जैसे बोला कि भाई व्यक्ति को एक्सट्रीम पावर देने की बात करते हैं, भाई व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बहुत सारे राजनीतिक सिद्धांत ऐसे हैं जो व्यक्ति को केंद्र में रख करके बोला, क्या बोला मैंने, जो व्यक्ति को केंद्र में रख करके अपने अपने जो सिद्धांत है उसको बनाते हैं। और कुछ ऐसे राजनीतिक सिद्धांत है जो राज्य की शक्ति को केंद्र में रखकर अपने सिद्धांत को बनाते हैं। तो हर राजनीतिक सिद्धांत एक प्रकार से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता मिले और राज्य को कितनी शक्ति मिले। अब हम लोग राजनीतिक सिद्धांत की थोड़ी सी परिभाषा को देखते हैं। अगर मैं बात करूं राजनीतिक सिद्धांत समझने से पहले हमें ये सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत को हमें समझना पड़ेगा। तो भाई सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है थ्योरी। क्या बोला जाता है? सिद्धांत को अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है थ्योरी। और थ्योरी जो शब्द है वह उसकी उत्पत्ति थोरिया शब्द से हुई है। और थोरिया का मतलब होता है कि मनन की अवस्था या किसी चीज को समझना या गंभीरता पूर्वक सोच विचार करना। थ्योरी का मतलब होता है मनन की अवस्था या किसी चीज का, मैंने क्या बोला, गंभीर तौर से जब हम सोच विचार करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं क्या भाई, बोला जाता है थ्योरी बोला जाता है। अगर मैं बात करूं सिद्धांत शब्द की व्यापक और संकीर्ण व्याख्या है। सिद्धांत जो शब्द है उसकी दो व्याख्या है, एक बड़े अर्थों में है और एक छोटे अर्थों में है। अगर मैं बात करूं जो सिद्धांत है उसकी जो व्याख्या बड़े अर्थों में अगर बात करूं, जो सिद्धांत होता है उसमें किसी व्यक्ति के विचार होते हैं। सिद्धांत क्या है भाई? किसी व्यक्ति के विचार हैं, उसके तथ्य हैं, उनका वर्णन है, उनकी व्याख्या है, इतिहास बोध है, उसके मूल्य हैं, उसके उद्देश्य हैं, ये सिद्धांत है। अगर हम सिद्धांत को संकीर्ण अर्थों में लें तो सिद्धांत विचारों की व्याख्या है। यानी किसी कोई व्यक्ति अपने विचार की व्याख्या करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत। क्या है? कोई व्यक्ति जब किसी चीज पर अपने विचार देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं खासतौर से व्यूज देना, यानी अपने विचार को व्यक्त करना, वही होता है राजनीतिक सिद्धांत। अगर व्यापक अर्थों में राजनीतिक सिद्धांत की बात करें कि जब कोई व्यक्ति अपने
किसी समस्या पर अपने विचार देता है, अपने तथ्य बताता है या किसी समस्या का वर्णन करता है, उसकी व्याख्या करता है या उसके इतिहास बोध को बताता है, उसके मूल्य, उद्देश्य और नीतियों को बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिद्धांत कहते हैं। ठीक है? अक्सर अगर बात करूँ, देखो आप सब लोग देखोगे, अक्सर हम लोग सिद्धांत व उनसे मिलते-जुलते शब्दों के बीच हमें भ्रम हो जाता है, क्योंकि अर्थ में कुछ समानता मिल जाती है। सिद्धांत व्यवहार नहीं है, या सही कि व्यवहार से हम कुछ सीखते हैं, लेकिन सिद्धांत का आधार चिंतन होता है। सिद्धांत क्या? सिद्धांत का मतलब भैया कि जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का चिंतन करता, मनन करता, चिंतन करना एक प्रकार से चिंतन करना, भाई इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए ताकि हमारे समाज का भला हो सके, या कह सकते, कहने का मतलब मेरा ये है कि चिंतन क्या होता है कि समाज की जो समस्या हो, वह उस समस्या का समाधान इस प्रकार से किया जाए तभी, ताकि एक आदर्श रूप की खोज करता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? किसी समस्या का जो सॉल्यूशन है, जो समाधान है, उसका आदर्श रूप हो और सभी के लिए जो अच्छा हो। सिद्धांत एक वैचारिक ढांचा होता है। सिद्धांत क्या? सिद्धांत भाई एक प्रकार का विचार है। क्या मैंने बोला कि जो राजनीतिक सिद्धांत को क्या होता है? एक प्रकार का विचार होता है, जो कि व्यवहार में नहीं होता है। सिद्धांत वर्णन नहीं है, क्योंकि वर्णन करना चिंतन का एक हिस्सा है। चिंतन अन्य हिस्से की किसी घटना चक्र से संबंधित खोज है। राजनीतिक सिद्धांत क्या? किसी चीज की खोज करना, संशोधन करना, व्याख्यान करना, ढांचे का निर्माण करना, यही सिद्धांत है। सिद्धांत को अवधारणा कहना भी गलत होगा। सिद्धांत कोई अवधारणा नहीं है। ठीक है? अवधारणा में तथ्य के बारे में काम चलाऊ मान्यताएं होती हैं, इसलिए जबकि सिद्धांत सुनिश्चित आवश्यकता है। सिद्धांत क्या है? समाज की आवश्यकता है। समाज में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का एक बेहतर समाधान ही क्या होता है? राजनीतिक सिद्धांत होता है। भाई समाज में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान ही तो क्या है? राजनीतिक सिद्धांत है ना। सिद्धांत दर्शन से भी अलग है, जैसे मैंने बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत दर्शन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि सिद्धांत केवल कुछ ही बातों को संबोधित होता है, जबकि दर्शन में सारी चीजें आ जाती हैं। किसी चीज के वर्णन में दर्शन बहुत कम जुड़ता है। सिद्धांत तर्क से मिलता जुलता है। राजनीतिक सिद्धांत क्या? किसी चीज का जब हम तर्क वितर्क करते हैं, किसी समस्या का जब हम तर्क के आधार पर उसका समाधान करते हैं, तब हम उसको सिद्धांत के रूप में कह सकते हैं। देखो, राजनीतिक सिद्धांत की मैं कुछ परिभाषाएं बता देता हूं, जो आपकी बुक में बताई गई हैं, ध्यान रखना। पहली परिभाषा जो हमारी रहेगी, ठीक है, उसका नाम है, उनका नाम है सेबाइन। ठीक है? एक थिंकर है सेबाइन। वो राजनीतिक सिद्धांत को क्या, ध्यान सुना, राजनीतिक सिद्धांत जो है, व्यापक तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है उन सब बातों से हैं जो राजनीति से संबंधित हैं। एक सेबाइन एक थिंकर है, राजनीतिक विचारक है। वह कहता है कि व्यापक तौर पर जो, यानी बड़े स्तर पर जो राजनीतिक सिद्धांत है, उसका अर्थ है उन सब बातों से हैं जो राजनीति से संबंधित हैं या प्रासंगिक हैं। उनमें संकीर्ण दृष्टि से इसका अर्थ राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन करना है। अगर सेबाइन की बात करूं, तो सेबाइन कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत वह होता है जो एक प्रकार से जो राजनीतिक समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं की विधिवत छानबीन करता है, यानी कि उसकी जांच पड़ताल। राजनीतिक सिद्धांत को सेबाइन कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत हुआ भैया कि जो राजनीतिक समस्या है, राजनीतिक समस्या की क्या करना है? खोज करना, राजनीतिक समस्या की छानबीन करना। ठीक है? वही क्या राजनीतिक सिद्धांत है सेबाइन के अनुसार। अगले एक थिंकर अगर मैं उनका नाम करूं, ठीक है, बलहम बलहम है। ठीक है? बहम बलहम है, थिंकर है। वो क्या कहता है? बलहम एक राजनीतिक थिंकर, वो कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीति की विषय वस्तु की व्याख्या करता है। बलहम क्या कहता है? एक थिंकर है, वो कहता है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, वह राजनीति की विषय वस्तु की व्याख्या करता है। राजनीतिक विश्व को समझने के लिए एक वैकल्पिक ढांचा तैयार करता है। जब हम किसी घटना को यह नहीं कह पाएंगे कि वह राजनीतिक है या राजनीतिक नहीं है, वो घटना अच्छी है बुरी है, ठीक है, इन सभी बातों को कौन बताता है? राजनीतिक सिद्धांत ही बताता है। देखो, बलहम कहता है कि समाज में कोई समस्या घटित होती है, तो समस्या क्यों घटी है, वो समस्या राजनीतिक है या समस्या वह राजनीतिक नहीं है, इन चीजों को कौन बताता है? राजनीतिक सिद्धांत ही बताता है। अगर मैं बात करूं, एक और विचारक है, उनका नाम है एंड्रू। एंड्रू कहता है, एंड्रू क्या कहता है? एंड्रू के अनुसार देखो, राजनीतिक सिद्धांत
एक और बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य और समाज की तलाश करता। क्या राजनीतिक सिद्धांत क्या है? राजनीतिक सिद्धांत अगर बात करोगे, जो अच्छे समाज और राज्य की तलाश करता है, वही राजनीतिक सिद्धांत है। हर राजनीतिक सिद्धांत एक अच्छा राज्य कैसे बने, एक अच्छा समाज कैसे बने, इसी चीज की क्या कर रहा है, तलाश कर रहा है। यानी तलाश मतलब भैया खोज रहा है। और राजनीतिक सिद्धांत दूसरी ओर कह सकते हो कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक और सामाजिक जो वास्तविकता है, उसका पक्षपात रहित जानकारी की तलाश करता है। यानी जो राजनीतिक और सामाजिक जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की वास्तविकता क्या है, उन समस्याओं की सच्चाई क्या है, उसकी पक्षपात बिना किसी का पक्ष लिए उस जानकारी की तलाश करता है या उस जानकारी को बताता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। तो आप लोग कह सकते हो कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, वह समाज और राज्य यानी एक बिना पक्षपात किए एक बेहतर और समाज राज्य की तलाश कौन करता है, राजनीतिक सिद्धांत करता है। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत क्या है भाई, एक बेहतर राज्य कैसे होगा, बेहतर समाज कैसे होगा, बिना पक्षपात की उसकी तलाश करा। दूसरी ओर बोलोगे कि एक राजनीतिक जो सिद्धांत होता है, वह राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं की पक्षपात रहित क्या करता है, जानकारी की तलाश कर रहा है कि भाई एक अच्छा एक यानी समाज की सच्चाई क्या, राजनीति की सच्चाई क्या है, बिना पक्षपात के लोगों को बता रहा है कि भाई राजनीति क्या है। और अगर आप देखो कुछ कुछ थिंकर कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है, वह समाज की जो समस्या है, जो राजनीतिक समस्या है, उन समस्याओं की विधिवत छानबीन करता है। अगर मैं बात करूं तो सेबाइन कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, वो कह रहा कि भाई जो राजनीतिक समस्या, उन राजनीतिक समस्याओं की विधिवत छानबीन जो करता है, जो कर रहा है, वही राजनीतिक सिद्धांत है। तो राजनीतिक सिद्धांत पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग जो राजनीतिक विचारक हैं, वह अलग अलग प्रकार से अपनी बातों को रखते हैं और अपनी बातों को कहते हैं। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से और इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। अब अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, मुख्य राजनीतिक अवधारणा। अगर मैं इसमें बात करूं तो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। क्या जो राजनीतिक सिद्धांत है, क्या उसका पतन हो गया है, या राजनीतिक सिद्धांत में जो नए नए सिद्धांत आते थे, या वो आ नहीं रहे। कई बार एग्जाम में पूछा राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है या मृत हो चुका है, राजनीतिक सिद्धांत का क्या पतन हो चुका है, बट इंग्लिश में यही वर्ड यूज करेंगे, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अल्फ्रेड कप्पन, एक नाम है किसका नाम मैंने क्या लिखा, अल्फ्रेड कप्पन, एक थिंकर हैं जिन्होंने 1953 में, कब भाई, 1953 के आसपास इसने एक बुक लिख रखी थी, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसने ही सबसे पहले बोला था कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो डिक्लाइन हो चुका है, यानी उसका पतन हो चुका है या मर चुका है। इस सबसे पहले इसकी किसने बात की थी, अल्फ्रेड कप्पन ने बोला था कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वह मर चुका है। ठीक है, एक क्यों कहते थे, अगर हम बात करें कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका डिक्लाइन हो चुका है या उसका पतन हो चुका है या मर चुका है, ऐसे लोगों ने क्यों कहा, इसका कारण क्या था, इसका रीजन क्यों था, क्योंकि अल्फ्रेड, अगर मैं कप्पन की बात करूं तो कहते थे कि जो राजनीतिक सिद्धांत है, उनका कहना था कि राजनीतिक सिद्धांत में अगर आप देखोगे तो खास तौर से वो कहता था कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उनमें नए नए विचारों का आना बंद हो गया है। अगर बात को, उसका कहना था, अल्फ्रेड कप्पन का कहना था भाई कि कार्ल मार्क्स, और कहते थे कार्ल मार्क्स और जीएस मिल के बाद कोई भी बहुत बड़ा राजनीतिक थिंकर नहीं आया। पहली वो उसने क्या बात बोली, कार्ल मार्क्स और जीएस मिल के बाद कोई भी नया राजनीतिक विचार नहीं आया है। विचार तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल थिंकर नहीं आए, थिंकर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉलिटिकल थ्योरी लेकर के नहीं आया है। इसलिए इसको अल्फ्रेड कप्पन कहता कि राजनीतिक सिद्धांत का डिक्लाइन हो रहा, पतन हो रहा है। दूसरा, अल्फ्रेड कप्पन ये कहता था कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और साथ में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद ही फिर भी ऐसा कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं था जो इस समस्या का समाधान कर सके। क्या कहते हैं कि कोई ऐसा नया राजनीतिक सिद्धांत नहीं था, यानी ऐसी कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं आई, यानी समाज में जो समस्या थी उस समस्या का कोई नया समाधान किसी ने ढूंढा नहीं। इसलिए वो कहता कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत जो है वह मृत हो चुका है या मर चुका है। इसलिए कहता, पहली बात क्या है, नए विचार नहीं आ रहे। वो कहता कि जिस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने या जिस प्रकार से जीएस मिल के बाद
वो कहता कि जेएस मिल के बाद और कार्ल मार्क्स के बाद कोई बहुत बड़ा राजनीतिक विचारक नहीं है, या खास तौर से किसी ने राजनीतिक सिद्धांत नहीं दिए हैं। और इस बीच में समाज में जितनी भी समस्याएं, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई समाधान हम राजनीति में नहीं देखते हैं, या जो पॉलिटिकल थिंकर हैं, जो विचारक हैं, उन्होंने कोई ऐसा नया विचार नहीं लेकर के आते हैं कि हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को और सेकंड वर्ल्ड वॉर को रोक सकते हैं। ठीक है। दूसरा वो बात कहता था कि जो परंपरागत राजनीतिक जो सिद्धांत था, वो कहता कि जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत था, वह क्या था, परंपरागत चलता था, यानी उसमें विचारों का आना बंद हो गया। वो क्या कहता है, अल्फ्रेड कप्पन ही कहता है कि जो परंपरा यानी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी हमारी, ठीक है भाई, प्लेटो है, अरस्तु है, वो कहता कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी, उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसमें वो वैसी रही नहीं, या थिंकर तो बहुत सारे आते हैं, बट जिस प्रकार से ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थिंकर आते थे, वैसा देखो राजनीतिक सिद्धांत तो बहुत आए हैं। देखो जब ये कहता कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं था कि भाई कोई नया राजनीतिक विचार नहीं है। राजनीतिक विचार तो बहुत आए हैं, लेकिन कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिकल थिंकर नहीं आया, ऐसा कोई राजनीतिक विचार नहीं आया जो कि समस्याओं का समाधान कर सके। इसलिए कहता कि डिक्लाइन यानी राजनीतिक सिद्धांत का जो है वो पतन हो चुका है, या वो मृत्यु हो चुका है। दूसरा वो कहता था कि खास तौर से अब जितने भी राजनीतिक विचार आते हैं, तीसरे पॉइंट क्या बोलोगे, अल्फ्रेड कप्पन कहते हैं कि अब जो राजनीतिक विचार होते हैं ज्यादातर बौद्धिक विचार हैं। अगर मैं बात करूं, ज्यादातर जो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वही राजनीतिक सिद्धांत दे रहे हैं। और कहता कि जो बुद्धिजीवी है वह समाज से बिल्कुल कटा हुआ व्यक्ति है। वो कहते थे कि आज के समय में जो पॉलिटिकल थ्योरी में थिंकर आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी है, ठीक है, यानी इतना ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग है कि वह समाज से कटा हुआ व्यक्ति है। तो जब समाज से कटे हुए लोग और इतना ज्यादा बुद्धिजीवी है कि उसका समाज से कोई इंटरलिंक नहीं है, उसका संबंध नहीं है, और ऐसे लोग जब विचार देते हैं, तो जो समाज की समस्या है यानी जो सोशल इशू है, उन सोशल इशू यानी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उनका कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए वो कहता कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है, यानी राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। इसलिए वो कहता है, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई मेरे कि जो बौद्धिक विचार हैं यानी बहुत ज्यादा तथ्य आधारित हैं, ये बहुत ज्यादा तथ्य आधारित हैं, यानी उनका व्यवहार में कुछ नहीं, यानी समाज से जुड़े हुए जो इशू हैं, उन सामाजिक समस्याओं का, क्या बोला मैंने, उन सामाजिक समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। इसलिए वो कहता कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वह मर चुका है। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूं क्यों कहता है, रीजन क्या है। अगला देखिएगा, वो कहता था जो अल्फ्रेड कप्पन कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों मर चुका है। अगला पॉइंट नंबर 4 क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 4 में वो कहता है कि नए विचारों का आना बंद हो जाना। देखो वो कहता कि 18वीं 19वीं कहता है कि 19वीं शताब्दी में अगर हम लोग देखेंगे तो भाई स्वतंत्रता है, समानता है, इस प्रकार की नई नई थ्योरी आती हैं। यह कहता कि जिस प्रकार से लोकतंत्र का विचार आया है, वो कहता कि जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जिस प्रकार से अगर आप देखोगे लोकतंत्र डेमोक्रेसी का जो डेमोक्रेसी जो है राजनीतिक विचार ही है या थ्योरी है, जो डेमोक्रेसी का जो विचार है, उस डेमोक्रेसी में कोई नए हम चेंज नहीं देख रहे हैं। या आज जो लोकतंत्र है, अब अगर हम लोग बात करें भाई, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान भी नहीं हो रहा है। और जिस प्रकार से अगर आप देखो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, या जिस प्रकार से आप यूनिटी देखोगे, लिबर्टी देखोगे, यूनिटी और लिबर्टी जैसी चीजें 18वीं और 19वीं शताब्दी में आती हैं या रही, उस प्रकार के कोई नया राजनीतिक विचार नहीं, यानी नए नए विचार। जैसे हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो भाई डेमोक्रेसी एक नई थ्योरी थी, नई थ्योरी है डेमोक्रेसी की, जो थ्योरी है उस डेमोक्रेसी में अब जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी डेमोक्रेसी में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे करप्शन है या कोई और भी कोई इशू है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, तो उस डेमोक्रेसी की जो प्रॉब्लम है, अब ऐसा कोई नया राजनीतिक विचार नहीं आ रहा कि डेमोक्रेसी में जो यानी लोकतंत्र में जो समस्याएं हैं, उन लोकतंत्र की समस्याओं का कोई समाधान हो सके। इसलिए वो कहता कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत का मृत हो चुका है, यानी राजनीतिक सिद्धांत जो है वह मर चुका है। और यह निराशाजनक बात करता है, यानी कहते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत यानी जिस प्रकार से प्लेटो और अरस्तु ने, देखो ये कहता है कि अल्फ्रेड कप्पन कहते हैं कि जिस प्रकार से प्लेटो थे, अरस्तु थे, यानी जिस प्रकार से यूनान के लोगों ने, भाई यूनान में अगर आपको पता कि वहां पर छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, क्या होते थे भाई मेरे, यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे। और यूनान में जो छोटे छोटे नगर राज्य होते थे, उनकी समस्याएं थी, उनमें क्या था, संघर्ष था।
यूनान में छोटे-छोटे नगर राज्य थे, तो उनमें जो संघर्ष था, उन संघर्षों का उसका जो समाधान था, वो प्लेटो ने या बाद में अरस्तू ने इस समस्याओं का समाधान किया। लेकिन आज का जो हमारा समाज है, आज की जो सोशल प्रॉब्लम है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसका कोई समाधान वैसा नहीं हो पा रहा है जैसा उस समय हुआ था। इसलिए कहता है कि परंपरागत जो राजनीतिक यानी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है, उस प्रकार से कोई नया राजनीतिक विचार नहीं है। विचार तो बहुत आए, थ्योरी तो बहुत आई, लेकिन कोई थ्योरी ऐसे नहीं आई कि जो सोशल इश्यू को सॉल्यूशन करे, यानी जो समाज में समस्याएं हैं, उन सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके। इसलिए वो कहता कि भाई जो राजनीतिक सिद्धांत है वो मृत हो चुका है या राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। और इसके बाद एक नए थिंकर आते हैं, इसी में एक नाम और जुड़ेगा, डेविड ईस्टन। नाम लिख लेना, इनका नाम क्या भाई? डेविड ईस्टन। ये आपकी बुक में भी मिलेंगे डेविड ईस्टन को लेकर के। डेविड ईस्टन भी इस बात को कहता है, कौन कहता भाई? डेविड ईस्टन। मैं लिख डेविड ईस्टन। देखो डेविड ईस्टन कहते हैं कि जो भी राजनीतिक विचार हैं वो इतिहास बोध है, उसमें इतिहास बोध बहुत ज्यादा है। और वो कहते हैं कि जो जो भी राजनीतिक सिद्धांत है, इतिहास में जो चेंज होता है या इतिहास में जो परिवर्तन होता है, लोग उसी को पॉलिटिकल थ्योरी बना दे रहे हैं। इसलिए यानी कहने का मतलब अब हम लोग मूल्य आधारित ज्यादा बात करते हैं, यानी खास तौर से जो राजनीतिक सिद्धांत है वो इतिहास का गुलाम हो गया है और राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारिकता नहीं बची। क्या कहते हैं? व्यवहारिकता नहीं, यानी वो समाज से जुड़ा नहीं, यानी जो ऐतिहासिक ज्यादा हो गया, हिस्टोरिकल की बात करता है तो इतिहास से ज्यादा हो गया है, उसमें मूल्य है। और उसमें खास तौर से डेविड ईस्टन कहते हैं कि जो अब राजनीतिक सिद्धांत आ रहे हैं उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। यानी उसमें क्या है? यानी अगर आप देखेंगे उसमें कोई नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं, यानी उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तथ्य यानी जो फैक्ट हैं वो फैक्ट हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसलिए डेविड ईस्टन भी कहता है कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वह मृत हो चुका है, या डिक्लाइन की बात करता है कि पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो रहा है, यानी उसका पतन हो रहा है। तो डेविड ईस्टन भी इस बात को कहता है। और डेविड ईस्टन क्या कहते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत है हिस्ट्री से बहुत ज्यादा उड़ गया, यानी यानी क्या है? इतिहास से प्रेरित है। इतिहास से प्रेरित कैसे कहता है? वो कहता कि इतिहास में जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, उसी से रिलेटेड लोग राजनीतिक सिद्धांत दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि अब जो राजनीतिक सिद्धांत आ रहे हैं उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति नहीं है। क्या है? उसमें वैज्ञानिक सोच नहीं है, उसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति नहीं है, जिस वजह से सोशल जो यानी सामाजिक समस्याएं हैं उन समस्याओं का यहाँ पर समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए वो कहता कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वह मृत हो चुका है या राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। इस वजह से ये भी कहता है, यानी डेविड ईस्टन भी इस बात को कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का डिक्लाइन की बात कौन कर? डेविड ईस्टन। इसके बाद है दंते जरनेमी। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा थिंकर है, खास उसे ये भी कहता कि राजनीतिक सिद्धांत जो मृत हो चुका है। वो कहता देखो, अगर मैं दंते की बात करूं, दांते दांते जरनेमी जो कहता है, देखो दांते कहता है कि आज जो राजनीतिक सिद्धांत आते हैं हम उनको राजनीतिक सिद्धांत रहने नहीं दे रहे हैं। क्या बोलता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहता है, इस बात को आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक थिंकर है दांते, ठीक है। दांते कहता ये भी कहता है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो उसका भी डिक्लाइन, यानी उसको भी मर चुकी है। क्यों? या उसका डिक्लाइन हो चुका है, पतन हो चुका है। क्यों कहता है? ये इसलिए कहता है, अगर हम बात करेंगे, इसका कहने का मतलब ये था कि भाई आज के समय में जो राजनीतिक सिद्धांत आता है वह एक विचारधारा में बदल जा रहा है। किसमें भाई मेरे? वह एक विचारधारा में। और किसको लेकर के कहता है? एक कहता कार्ल मार्क्स को लेकर के। आप सबको पता होगा कि कार्ल मार्क्स का जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जो राजनीतिक सिद्धांत है, वह तो भाई एक विचारधारा में बदल गई ना। अरे लेफ्टिस्ट हो गए हैं, लेफ्ट की जो विचारधारा है वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा वो कह रहा कि आज जो राजनीतिक सिद्धांत है वह विचारधारा में तब्दील हो रहा है, यानी एक अप्रोच यानी विचारधारा बन जा रही है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत जो है वह एक विचारधारा में तब्दील हो जाए, आइडियोलॉजी बन जा रही है। यानी कोई भी जो राजनीतिक सिद्धांत है उसको हम आइडियोलॉजी के बेस पर देख रहे हैं, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत जो है उस वजह से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, देखो इसने बोला ना, या देखो डेविड ईस्टन को लेकर के बोलता है ना, डेविड ईस्टन तमाम इसमें आपको देखो बुक में देखोगे, इतिहासवाद को दोषी ठहराते हैं। यानी क्या है? इतिहास की वजह से ऐतिहासिक चीजें ज्यादा हैं, इसलिए से डेविड ईस्टन कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। और दांते दांते क्या कहता है? दांते कह रहा है कि आज जो खास से पॉलिटिकल थ्योरी है, जैसे खास तो ये कार्ल मार्क्स को लेकर के कहते हैं, जिस प्रकार से आप सबको पता भी कार्ल मार्क्स का अगर आप देखोगे तो कार्ल मार्क्स क्या था? कार्ल मार्क्स भी इस बात को कहते थे ना,
भाई कार्ल मार्क्स की जो विचार है या उनकी जो थ्योरी है किसमें बदल गई? एक विचारधारा में बदल गई। अरे भाई सोवियत संघ जो लड़ रहा किसकी विचारधारा पर रहा? आज रसिया की विचारधारा क्या है? आज जो लेफ्ट है, जो खास लेफ्टिस्ट है, उनकी विचारधारा क्या है? तो वही विचारधारा ना। तो दांते कह रहा है कि जो भी राजनीतिक सिद्धांत हैं, वह क्या है? वो क्या है? विचारधारा में तब्दील हो जा रहे हैं ना, आइडियोलॉजी में बन जा रहा। आज जो राजनीतिक सिद्धांत आता है, वो सामाजिक समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो विचारधारा में कन्वर्ट हो, यानी आइडियोलॉजी में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसलिए वो कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत का यानी पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो रहा है। ये जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका पतन हो रहा है या वो मर चुका है। इस बात को दांते भी कहता है। ये 3 लोग हो गए। चौथा जो व्यक्ति उनका नाम है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर नाम याद रखना। क्या नाम है इसका भैया मेरे? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर भी अगर आप देखोगे तो मैक्स वेबर भी इस बात को कहते हैं कि जो पॉलिटिकल थ्योरी उसका डिक्लाइन हो रहा है, यानी राजनीतिक जो सिद्धांत है उसका पतन हो रहा है। क्योंकि मैक्स वेबर कहते हैं कि आज जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें व्यवहारिक नहीं है, व्यवहार नहीं, उसमें फैक्ट बहुत ज्यादा हम बात करते हैं। यानी हम लोग तथ्यों की बहुत ज्यादा बात करते हैं और हम आदर्शवादी बात करते हैं। मैक्स वेबर कहता है कि आज का रोज राजनीतिक सिद्धांत है वो आदर्शवाद पर ज्यादा चल रहा है, या वो कहता कि व्यवहारिक नहीं है। क्या है? वो व्यवहारिक हमको नहीं दिखाई देते, यानी इसमें व्यवहारवाद नहीं है, रियलिटी नहीं है, यानी वो समाज से जुड़ा हमको नहीं दिखता है, व्यवहारवाद नहीं है। उसमें तथ्य तथ्य बहुत ज्यादा, फैक्ट बहुत ज्यादा है। इस वजह से व्यवहारिक ना होने की वजह से वो सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। इसलिए अगर आप देखोगे तो मैक्स वेबर चौथा थिंकर मैं बोला, चौथा थिंकर बता रहा हूं कि वो कहते हैं कि मैक्स वेबर ही कहता है कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वह मर चुका है, अमृत हो चुका है। अगर बात करूं इसको लेकर के, एग्जाम में पूछा जाता है और खास तौर से 20 नंबर 20 मार्क्स में जब क्वेश्चन आएगा या 10 मार्क्स में या 20 मार्क्स में आता है, तो इसको आप पॉइंट में बना करके आपको लिखना पड़ेगा किस प्रकार से कौन किस बात को कहता है। और हर हर थिंकर इस बात को कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों कह रहे हैं कि डिक्लाइन हो गया, यानी राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। ठीक है, या राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो गया है, क्यों कह रहे हैं उसका कारण एक एक पॉइंट के साथ वो लोग बताते हैं कि मैंने क्यों बोला कि ऐसा हो चुका है। तो अगर आप देखोगे तो हर कोई भाई, कोई कहता है कि बौद्धिक विचार आ रहे हैं, किसी ने बोला कि भाई नए नए विचार नहीं आने बंद हो गए, किसी थिंकर ने बोला कि जिस प्रकार से अगर आप देखोगे हम परंपरागत राजनीतिक चिंतन जो जैसे पहले होता था, नहीं प्लेटो और अरस्तु ने जिस प्रकार से अपने समय की समस्याओं का समाधान किया, आज की जो समस्याएं हैं, आज की जो सोशल इशू है, आज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान जो आज के राजनीतिक जो चिंतन है, आज की जो पॉलिटिकल थ्योरी थिंकर आ रहे हैं, वो सामाजिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वो कहता कि राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है या उसका पतन हो रहा है। इस वजह से लोग कह रहे हैं ना भाई, उनका कहने का मतलब ये था। दूसरा कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंकर नहीं आया। ये क्या कह रहे हैं? कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल थिंकर नहीं आया या कोई बहुत बड़ा राजनीतिक विचारक नहीं आया जो सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। भाई सिंपल सी बात आप सबको बताओगा कि इस दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और आपको पता होगा कि भाई साथ में ही कोल्ड वॉर भी चल गया। लेकिन कोल्ड वॉर हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, लेकिन कोई नया विचार नहीं आया। जिस प्रकार से वो कहता है कि यूनान में अगर आप देखोगे जिस प्रकार से प्लेटो अरस्तु ने वहां पर सामाजिक समस्याओं का समाधान किया, एक थ्योरी देकर के और राजनीतिक सिद्धांत देकर उन लोगों ने किया। आज कोई ऐसा राजनीतिक सिद्धांत इतना विधिवत, इतना बड़ा सिद्धांत नहीं है, इतना कोई बड़ा विचार नहीं आया जो सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। इसलिए वो कहता है कि कार्ल मार्क्स के बाद और जीएस मिल के बाद, क्या बोलता है कि कार्ल मार्क्स के बाद और जीएस मिल के बाद ऐसा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं आया जो सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके, या कोई नया राजनीतिक सिद्धांत कोई दे सके, यानी कोई नया राजनीतिक सिद्धांत आया ही नहीं। दूसरा, यहाँ पर दंते बड़ी बात, दांते जो मैंने बोला था, तो दांते जो थिंकर है ये बहुत अच्छी बात करता है। ये कहता कि जो राजनीतिक सिद्धांत आ जा रहे हैं हम उनको एक प्रकार से आइडियोलॉजी यानी विचारधारा में बदल देते हैं। भैया कोई आज देखोगे ना, लेफ्ट की विचारधारा, राइट की विचारधारा है, यानी आज जो पॉलिटिकल थ्योरी है, यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है, वह विचारधारा में कन्वर्ट हो गए ना। जिस प्रकार से वो खास होते, मैंने बहुत पहले भी बोला कि वो एग्जाम्पल किसका देता, कार्ल मार्क्स देता। भाई कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है वो किसमें बदल गई, एक विचारधारा में तब्दील हो गई ना। इसलिए वो कह रहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वह मर चुका है या उसका डिक्लाइन हो चुका है, दांते इसलिए बोलता है। और ज्यादातर डेविड स्टन की हमने बात की है, देखो स्टन भी उसी बात को कहता है। तो डेविड स्टन भी इसी बात को कह रहा है कि वो कह रहा है कि इतिहासवाद ज्यादा है,
यानी आज जो सामाजिक समस्या है, हम सामाजिक समस्या का समाधान नहीं करें, इतिहास में जो परिवर्तन है हम उसको थ्योरी रूप दे रहे हैं, इस वजह से हो रहा है। और दूसरा डेविड ईस्टन कह रहा है कि वैज्ञानिकता की प्रवृत्ति नहीं है। क्या वैज्ञानिकता नहीं है? इस वजह से इसलिए वो कह रहा है कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वह मर चुका है या पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन हो चुका है। इस वजह से लोग कह रहे हैं, ठीक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आता भी है। अगर आप मैं इग्नू की बुक की बात करूँ तो मुझे एमए में देखो, अगर आप लोग देखोगे बुक में आपकी बुक में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन खास तौर से आप देख रहे हो, मुश्किल से 2 पैराग्राफ दे रखे हैं और इसी 2 पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको 20 नंबर का लिखना पड़ता है, ठीक है? इसमें कुछ इन्होंने दे भी नहीं रखा अगर मैं बताऊँ, बल्कि मैं कहीं दूसरी किताब से बुक से आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ताकि आप लोग इसको ज़्यादा बेहतर से समझ सकें कि ये राजनीतिक सिद्धांत क्यों मर चुका है, लोग क्यों कह रहे हैं, रीज़न क्या है या कारण क्या है? इसको लेकर के उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा नहीं, बल्कि इनको लिखना चाहिए था, बुक में देनी चाहिए इतनी बातें। बट 20 नंबर में पूछते हैं और 20 नंबर जैसा इन्होंने लिख भी नहीं रखा है। इसलिए मैंने आपको अच्छे से बताने की कोशिश की। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को पीछे थोड़ा करके आप दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। चलिए हम अगला देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट रहने वाला अगला जो है क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये 2 मैं पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया राजनीतिक सिद्धांत मृत हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में कई बार आया है। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान। भई जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है या राजनीतिक सिद्धांत खत्म हो चुका है, इस प्रकार की बातें हुई हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान कैसे हुआ? जैसे हम लोग बोलते हैं पुनर्जागरण काल, तो वैसे होता है पुनरुत्थान। ये दोबारा से इसमें जान कब आई? खास तौर से राजनीतिक सिद्धांत में देखिएगा 1930 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत में साम्यवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांत ने उदारवादी लोकतंत्र सिद्धांत की रक्षा के उद्देश्यों से विचार के इतिहास का अध्ययन शुरू किया। अगर आप देखोगे तो 1930 में कुछ नए विचार आते हैं। खास तौर से 1930 के आसपास अगर आप देखेंगे तो फांसीवाद का विचार आता है, नाजीवाद का। भाई फांसीवाद का विचार जो है मुसोलिनी, ठीक है? और नाज़ीवाद का जो विचार है हिटलर, ठीक है? और एक कैसे विचार थे साम्राज्यवादी विचार थे। कैसे थे? साम्राज्य भई अपने देश का विस्तार करो। साम्राज्यवादी विचार जो थे या उदार लोकतंत्र की रक्षा के उद्देश्य से विचारों से इतिहास का अध्ययन शुरू हुआ। क्योंकि किसके खिलाफ थे? लोकतंत्र के खिलाफ है अगर आप देखोगे। फांसीवाद का जो विचार है और नाज़ीवाद का विचार है डेमोक्रेटिक विचार नहीं है बल्कि कैसा साम्राज्यवादी विचार है। यानी क्या करना? दूसरे पर साम्राज्य स्थापित करना। अपने देश यानी युद्ध के बल पर युद्ध युद्ध जीत करके अपने देश का या सीमा का विस्तार करना, उसी को बोलते हैं हम लोग साम्राज्यवादी, ठीक है? लासबेल ने मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत स्थापित करने की कोशिश की। इसने भाई लासबेल ने मानव व्यवहार को नियंत्रण लासबेल ने क्या किया कि ह्यूमन बिहेवियर यानी जो मानव व्यवहार होता है उसको नियंत्रित करने की उसने क्या की एक प्रकार से कोशिश की। एक वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत स्थापित किया। किसने किया? लासबेल ने। क्योंकि खास तौर से अब जो राजनीतिक सिद्धांत था उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा क्योंकि पहले का जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है लेकिन खास तौर से जब राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान होता है उसमें हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने की कोशिश की जाती है ताकि सामाजिक समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से हो सके जिससे मरियम द्वारा दिए गए दिए गए लक्ष्य और दिशा में आगे बढ़ाएगा। शास्त्रीय परंपरा के विपरीत वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत का निर्धारित करने की बजाय वर्णन करता है। देखो पहले जो राजनीतिक सिद्धांत था वो शास्त्रीय परंपरा थी यानी ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल थ्योरी अगर आप देखोगे तो उसमें जो राजनीतिक सिद्धांत आता था तो भाई मेरे कोई भी पॉलिटिकल थिंकर होता था ना तो बैठे बैठे ही राजनीतिक सिद्धांत दे देता। जैसे मैं हूं, मैं अपने घर पे बैठा हूं तो लोग बैठे बैठे क्या थे भाई मेरे लोग बैठे बैठे पॉलिटिकल थ्योरी दे देते थे। ऐसे बैठे विचार किया सोचा बस हो गया थ्योरी बन गई। लेकिन खास तौर से जब राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान होता है तो उस समय वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत आने लग जाते हैं। यानी अब यहाँ पर लोग फील्ड में जाकर के शोध करते थे, रिसर्च करते थे। तब यानी अब जो राजनीतिक सिद्धांत आए उनमें अगर आप देखोगे तो वैज्ञानिकता का जो दृष्टिकोण है वह ज्यादा हमको दिखाई देता है। ठीक है? यानी पहले अगर आप देखोगे तो पहले जो परंपरागत यानी जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी थी उसमें जो थिंकर होता था भाई मेरे जो विचारक होता है जैसे प्लेटो है अरस्तू है इस टाइप के लोगों ने कोई शोध नहीं किया, कोई रिसर्च नहीं की, कोई लैब में जाकर के या लोगों से जाकर के कुछ पूछा उछा नहीं, बल्कि इनकी खास तौर से कुछ लोगों ने जरूर किया है, ट्रेडिशनल में भी है, ठीक है? जैसे 158 संविधानों की पढ़ना उसके बाद उसने जो दिया है तो ठीक है। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे जो शास्त्रीय परंपरा
थी, यानी जो ट्रेडिशनल खास तौर से है राजनीतिक सिद्धांत है, उसमें जो पॉलिटिकल थ्योरी थी, लोगों ने चिंतन और मनन करके अपनी थ्योरी दे दी। क्या करके? चिंतन और मनन करके, यानी सोच विचार करके। ठीक है? लेकिन अब जो राजनीतिक सिद्धांत है, उनमें वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण जो था, ज़्यादा रखा गया। ठीक है? अमेरिकी राजनीतिक विज्ञान के भीतर व्यापक विचारों से उसकी पूरी विचार तरी से भिन्न थे। यानी अमेरिका में जो राजनीतिक विचार है, अब उसमें खास तौर से राजनीतिक विज्ञान का जो महत्व ज़्यादा बढ़ा और यह विचार पूरी तरह से अलग थे, क्योंकि वह उदार लोकतंत्र, विज्ञान और ऐतिहासिक प्रगति में विश्वास करते थे। यानी अब जो पॉलिटिकल थ्योरी थी, क्या वह उदारवादी, खास तौर से यानी डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र, यानी विज्ञान और ऐतिहासिक प्रगति में, यानी अब जो पॉलिटिकल थ्योरी थी उसमें खास तौर से अगर आप देखोगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्यादा है। दूसरा, उदार लोकतंत्र की बातें थी। वह सभी राजनीति में राजनीतिक मसीहावाद या उदारवाद को अस्वीकार करते थे। यानी अब राजनीति में जो मसीहावाद है भाई, किसी को बहुत बड़ा बना देना या किसी को उस प्रकार से, और उदारवाद को एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है? अगर हम लोग बात करें, देखो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उदारवाद की देखो अगर आप देखो, बहुत सारे लोगों ने व्यवहारवाद की आलोचना शुरू कर दी उस समय। बहुत सारे लोग क्या, व्यवहारवाद उसकी आलोचना भी होती है जब राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान होता है। उन्होंने तर्क दिया कि मानव प्रकृति में समानता के लिए व्यवहारिक खोज ने केवल इंसान को रूढ़िवादी बनाने में योगदान दिया। देखो, खास तौर से जो थिंकर थे वो कहते थे कि जब हम व्यवहारिक बात करते हैं तो इंसान जो है रूढ़िवादी बन जाता है। रूढ़िवादी मतलब भैया पुरानी सोच वाला व्यक्ति बन जाता है, पुरानी सोच, पुराने विचार वाला बन जाता है। ठीक है? स्ट्रॉन्ग्स ने आधुनिक समय में संकट का समाधान करने के लिए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की पुष्टि की। वह इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है कि सभी राजनीतिक सिद्धांत प्रकृति में विचारात्मक हैं। देखो कुछ लोग मानते थे कि ऐसा नहीं कि जितने भी पॉलिटिकल राजनीतिक सिद्धांत है, वह सब एक विचारधारा को लेकर के सारे आए हैं, जो दिए गए सामाजिक आर्थिक हित को प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक विचारक सामाजिक अस्तित्व में सही क्रम में राजनीतिक सिद्धांत को समझे। देखो ज्यादातर लोगों को कहना था कि भाई पहले भी जो राजनीतिक विचार आए हैं, वो सामाजिक आर्थिक चीजों को देख करके ही राजनीतिक विचारों को दिया गया है। एक राजनीतिक दार्शनिक को मुख्य रूप से सच्चाई में रुचि रखनी पड़ती है। देखो, राजनीतिक अगर सिद्धांत कोई दिया जाता है, तो भाई अगर आपको राजनीतिक जो दर्शन होता है, उसमें अगर आपको समाज में जो समस्या, क्या मैंने बोला, समाज में जो समस्या, उन सामाजिक समस्याओं का यहाँ पर क्या होता है, समाधान खोजने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। तो यहाँ कह रहा है कि जो भी लोगों ने अपने राजनीतिक विचार दिए, सिद्धांत दिए, उनमें क्या था, सामाजिक समस्याओं को खोजने का प्रयास हुआ। पिछले दर्शन में अगर हम लोग बात करें, स्थिरता नजर रखने में अध्ययन किया जाता था। राजनीतिक सिद्धांत में शास्त्रों की रचना करने वाले लेखक बेहतर हैं, क्योंकि वह प्रतिभाशाली थे और उनका लेख नपा तुला था। क्या था, राजनीतिक सिद्धांत में, शास्त्रों में जिन लोगों ने अब रचनाएं की, वह लोग बेहतर लेखक थे, काफी प्रतिभाशाली लोग आने लगे और उनका जो लेखन था काफी नपा तुला था। नपा तुला का मतलब यानी वहां व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और राज्य को कितनी शक्ति दी जाए, इसमें एक प्रकार से उन्होंने नपा तुला अपना योगदान दिया। ठीक है? राजनीतिक विज्ञान के तरीकों और उद्देश्यों की जांच करते हैं और उन्हें निष्कर्ष निकाला कि शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत की तुलना में यह दोषपूर्ण था। विशेष रूप से अरस्तु की तुलना में, अरस्तु के अनुसार एक राजनीतिक दार्शनिक या राजनीतिक वैज्ञानिक को निष्पक्ष, देखो अरस्तु कहता था कि कोई भी अगर राजनीतिक दार्शनिक है या राजनीतिक वैज्ञानिक है, उसको निष्पक्ष होना चाहिए, यानी किसी का पक्षपात न ले। ठीक, निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि उसके पास मानव की अंतिम अवस्था तक की व्यापक और स्पष्ट समझ है। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन समान है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहारिक पहलुओं के विज्ञान दर्शन समान है। अरस्तु का राजनीतिक विज्ञान भी राजनीतिक वस्तुओं का मूल्यांकन करता है और वास्तविक मामलों में दूरदृष्टि की स्वायत्ता का बचाव करता है। राजनीतिक इकाइयों का अनिवार्यता नैतिक रूप में देखता है। ये पारस्परिक व्यवहारवाद से इनकार करते थे, क्योंकि यह राजनीतिक दर्शन को राजनीतिक विज्ञान से अलग करता है। देखो खास तौर से अगर आप देखोगे तो अरस्तु का जो भी दर्शन है वो भी देखोगे तो एक प्रकार से अगर आप देखोगे तो व्यवहारिक था। भाई अरस्तु ने जिस प्रकार से विचार दिए थे वो व्यवहारिक विचार थे, जिन्होंने क्या की, सामाजिक समस्याओं का समाधान किया। इस वजह से अब जो राजनीतिक सिद्धांत आए, उन्होंने भी वैज्ञानिकता को लेकर के आया, ताकि समाज में जो समस्याएं, उन सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके। ऐसी मान्यता है कि व्यवहारिक विज्ञान सिद्धांत विज्ञानों से प्राप्त हुए, लेकिन उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से शास्त्रीय परंपरा में दर्शाया जाता था। ठीक है? यह कह रहे हैं कि
पहले जो शास्त्रीय परंपरा थी उस तरीके से नहीं, लेकिन अब जो राजनीतिक सिद्धांत आए उनमें वैज्ञानिकता लाई गई। क्या? वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने से क्या हुआ कि जो राजनीतिक सिद्धांत था उसका एक कह सकते हैं कि पुनर्जनन हुआ, यानी या उसमें कह सकते हैं एक प्रकार से चेंज हम या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। उसका दिवालियापन स्पष्ट है क्योंकि यह वह असहाय है परंतु गलत से सही में अंतर करने में असमर्थ है। सर्वसत्तावाद के उदय के संदर्भ में अन्याय से न्याय के उदय में संदर्भ में देखता है। अगर आप बात करेंगे ईस्टर्न का विरोध था कि उसके ऐतिहासिकवाद पर आरोप लगाते हैं कि नया विज्ञान राजनीतिक सिद्धांत में गिरावट के लिए जिम्मेदार है। अगर आप देखो कुछ लोग कहते थे जो नया विज्ञान आया है यह राजनीतिक सिद्धांत में गिरावट ला रहा है क्योंकि इसने पुराने पुराने जो मानक मुद्दे हैं उनकी अपेक्षा के कारण पश्चिम का सामान्य राजनीतिक संकट की ओर इशारा किया। देखो कुछ लोग कहते थे कि जो वैज्ञानिकता राजनीतिक सिद्धांत में लाई जा रही है ये सही नहीं है, और कुछ लोग कहते थे कि राजनीतिक सिद्धांत में जब तक हम लोग वैज्ञानिकता नहीं लाएंगे तब तक राजनीतिक सिद्धांत ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सकता। जिस प्रकार से पहले के अरस्तु के जो सिद्धांत है वह सामाजिक समस्याओं का उन्होंने समाधान किया, तो अब जो राजनीतिक सिद्धांत आ रहे हैं उसमें अगर वैज्ञानिकता रहेगी या वैज्ञानिक विचार रहेंगे तब शायद सामाजिक जो समस्याएं जो सोशल इशू हैं उन सामाजिक समस्याओं का जो समाधान है वह शायद ज्यादा बेहतर ढंग से किया जा सकता है, या ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याओं का समाधान अच्छे तरीके से हो सकता है। ये लोग बात करें, ठीक है। अगर बात करो ये लोग कह रहे हैं देखो इसने गंभीर और अनुभवजन्य रूप से क्रम में समस्या को अलग करना होगा। राजनीतिक देखो सिद्धांत समाज में मानव अस्तित्व के बारे में केवल एक विचार नहीं। देखो भाई कोई भी जो राजनीतिक सिद्धांत होता है वह मात्र एक विचार नहीं है परंतु यह अनुभव के एक निश्चित वर्ग की सामग्री की व्याख्या करता है। देखो राजनीतिक जो सिद्धांत होता है वह कोई विचार तो होता नहीं, लेकिन लोगों के जो अनुभव होते हैं जो एक्सपीरियंस होते हैं वो उसकी एक रूपरेखा है या अस्तित्व के अर्थ को तैयार करने का प्रयास है। इनका तर्क मनमाने ढंग का नहीं है, लेकिन एक एकत्र अनुभवों को इसकी वैधता प्राप्त करता है। इसमें अस्थायी रूप से अनुभव यानी जो एक्सपीरियंस होते हैं नियंत्रण करने के संदर्भित है। देखो कह रहे हैं कि राजनीतिक जो सिद्धांत है उसमें अनुभवजन्य होना बहुत जरूरी, यानी जो राजनीतिक सिद्धांत आए उनमें एक्सपीरियंस हो, सामाजिक जो अनुभव हैं उनको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब शायद राजनीतिक सिद्धांत जो है वह ज्यादा कारगर साबित हो सकता। अगर हम लोग राजनीतिक सिद्धांत को अगर हम व्यवहारिक रखेंगे या राजनीतिक सिद्धांत में अगर खास तौर से वैज्ञानिक दृष्टिकोण आएगा, जब राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारिक दृष्टिकोण आया तब शायद कह सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान हुआ या राजनीतिक सिद्धांत ज्यादा कारगर हुए या ज्यादा बेहतर साबित होते हुए हमको दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से लंबे समय से आरोप लगा कि राजनीतिक जो सिद्धांत है वो मर चुका है या डिक्लाइन हो चुका है या उसका पतन हो चुका है, तो बाद में जब राजनीतिक सिद्धांत में वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण को लाया गया तब शायद हम कह सकते हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत था उसका पुनरुत्थान हुआ, या पुनरुत्थान हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है उसका पुनरुत्थान हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जाए ना पूछा जाए इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करके जाना, क्योंकि ये भी क्या हो सकता है भाई मेरे काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है।